नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल टर्म टॉक्स में, जिसमें हम बात करते हैं सोशल वर्क से रिलेटेड विषयों पर। तो आज हम कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस पर बात करेंगे जो यूजीसी नेट के लिए इम्पोर्टेंट हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, द कंसेप्ट ऑफ फेल्ट नीड्स इज रिलेटेड टू। फेल्ट नीड जो कंसेप्ट है वो किससे संबंधित है, या फिर हम उसे सोशल वर्क के किस विषय में पढ़ते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, सोशल वर्क में 6 इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं। तो उसमें से हम सोशल केस वर्क के अंदर फेल्ट नीड कंसेप्ट को पढ़ते हैं। इसमें हम इसको इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि एक इंडिविजुअल को हमें महसूस करवाना होता है कि जो उसकी प्रॉब्लम है वो एक्चुअल में प्रॉब्लम है, वो उसको अनदेखा ना करे। जैसे यदि किसी व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, तो घर वाले बोलेंगे कि इस पे भूत प्रेत का साया है, और उसे साइकेट्रिक के पास ले जाने के बजाय वो उसे किसी बाबा के पास लेके जाते हैं। तो उन्हें फील करवाना है कि वो इस वक्त आपकी समस्या है और उसके समाधान के लिए आपको किसी प्रोफेशनल के पास जाना चाहिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग स्कीम्स इन ऑर्डर। हमें 4 स्कीम्स के बारे में बताया गया है, जिनके नाम दिए गए हैं, और उन्हें हमें सीरियल में अरेंज करना है। जो स्कीम सबसे पहले आई है उसे सबसे पहले रखना है, और उसके बाद वाले को उसके बाद में। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये चारों स्कीम्स किस सन में लॉन्च की गई हैं। जैसे कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये सन 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा गांवों को शहरों में आपस में जोड़ने के लिए, मतलब उनको पक्की सड़कों से जोड़ने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। इसके बाद हमारे दूसरी योजना है प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, जो 2009 से 10 में शुरू की गई। यह अनुसूचित जाति के लोगों के उच्च अनुपात, जो कि 50% से अधिक वाले गांवों के विकास के लिए एक ग्रामीण विकास कार्यक्रम है, जैसे जलापूर्ति, आवास, विद्युतीकरण और सर्व शिक्षा आदि। हमारी थर्ड स्कीम है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, जिसे 9 मई 2015 में शुरू किया गया है। यह एक सामाजिक सुरक्षा योजना है। इसमें 2 लाख तक की इंश्योरेंस सुविधा दी जाती है। इसके लिए आपकी आयु 18 से 50 वर्ष होनी चाहिए। चौथे नंबर पर आती है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। इसे मई 2017 में शुरू किया गया है। सेवानिवृत्त लोगों को एक बड़ी राहत देते हुए, जो अपने बुनियादी खर्चों के लिए पेंशन पर निर्भर होते हैं, आर्थिक सुरक्षा व सेवानिवृत्ति के बाद की सहायता हेतु इस पेंशन को शुरू किया गया था। तो ये सभी जो हैं क्रम से ही दिए हुए हैं, तो इसका ऑप्शन होगा नंबर सी। अब हम अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस इन ऑर्डर। यह एक सोशल वर्क का मेथड है, जिसमें हमसे पूछा जा रहा है कि कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रोसेस किया जाता है, उसके स्टेप्स कुछ दिए हुए हैं, उन्हें हमें अरेंज करना है। तो सबसे पहले हम किसी कम्युनिटी में अगर जा रहे हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें वहाँ की नीड्स के बारे में पता होना चाहिए कि वहाँ आखिर उस समुदाय को किस चीज की आवश्यकता है, उनकी समस्या क्या है। तो पहला हमारा होगा आइडेंटिफाई नीड्स। दूसरे नंबर पर हम देखते हैं प्रायोरिटाइजिंग नीड्स। हमें जो नीड्स का पता चला है, वो कुछ भी नीड्स हो सकती है, या तो जैसे सैनिटेशन, वाटर, हेल्थ, एक्सेट्रा। तो उनमें से उन्हें सबसे ज्यादा किस समस्या से जूझना पड़ रहा है, और हम
उसको प्रायोरिटाइज करते हुए उस समस्या पर काम करते हैं। इसके बाद है डेवलपिंग प्रोग्राम्स। यदि हमने सैनिटेशन या हेल्थ में से किसी को हम लेके चलते हैं, हेल्थ इश्यू को हमने उसे प्रायोरिटाइज किया है, तो उससे रिलेटेड जो भी हमारे गोल्स होंगे, सब गोल्स होंगे, उनसे को लेके हम एक प्रोग्राम बनाएंगे कि हमें इन एक्टिविटीज को कंडक्ट करना है, 3 महीने में हम इन्हें अचीव कर लेंगे और चौथे महीने में हम इसको इवेलुएट करके और 5वें महीने में इस प्रोग्राम को टर्मिनेट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है एक्सप्लोरिंग रिसोर्सेज। अगर हमने जो प्रोग्राम्स डिसाइड किए हैं उनको पूरा करने के लिए हमें रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी। वो एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों ही हो सकते हैं। एक्सटर्नल में हम उस कम्युनिटी से बाहर के रिसोर्सेज को देखते हैं और इंटरनल में हम कम्युनिटी के अंदर से प्राप्त हुए रिसोर्सेज को, जैसे कि कम्युनिटी में कम्युनिटी चेस्ट नाम का एक कंसेप्ट है जिसमें कि कम्युनिटी के लोग कुछ पैसों को जोड़ते हैं और अपनी कम्युनिटी के भलाई के लिए उसका उपयोग करते हैं। तो इस तरीके की बहुत सारी चीजें हमें कम्युनिटी इंटरनल रिसोर्सेज में मिल जाएंगी। तो उस हिसाब से हमारा इसका आंसर होगा ए, क्योंकि ये भी अरेंजमेंट के हिसाब से ही दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। हमें फर्स्ट लिस्ट को सेकंड लिस्ट के साथ मैच करना है। तो सबसे पहले देखिए सोशल सर्विस। सोशल सर्विस क्या होती है? अगर आपको इन चारों के कंसेप्ट पता है तो आप इनको आराम से मैच कर पाएंगे। तो सबसे पहले सोशल सर्विस से शुरू करते हुए देखते हैं। सोशल सर्विस कहते हैं हेल्पिंग द हेल्पलेस, और इनमें डिफरेंस भी समझते रहिएगा। सर्विस में हम किसी की भी मदद कर सकते हैं, राह चलते किसी की भी। जैसे हम उसके लिए कोई प्रोसेस फॉलो नहीं करेंगे, उसके लिए हमें कोई टेक्निक की स्ट्रेटेजी की यूज नहीं करनी होगी। तो इसमें हम एग्जांपल लेते हैं, अगर कोई अंधा रोड क्रॉस करना चाहता है तो हम उसे रोड क्रॉस करवा सकते हैं, तो वो सोशल सर्विस में काउंट होगी। लेकिन वहीं अगर हम बात करें सोशल वर्क की, तो सोशल वर्क क्या है? सोशल वर्क हेल्पिंग फ्रॉम प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ हेल्पिंग टू द देमसेल्फ। इसमें हम बात करेंगे प्रोफेशनल तरीके से हम किसी की इस तरीके से मदद करें कि वह अपनी मदद भविष्य में खुद से कर पाए। हम किसी कम पढ़े लिखे इंसान को या फिर किसी कम्युनिटी से एक ग्रुप को लेकर उसकी प्रॉब्लम को समझकर उसका समाधान इस तरीके से करेंगे कि उस इंसान को आने वाले टाइम में अगर दोबारा उस प्रॉब्लम का सामना करना पड़े तो वो खुद से उस ग्रुप के साथ ही उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकता है, बजाय कि किसी प्रोफेशनल हेल्प के। थर्ड है सोशल सिक्योरिटी। इसका है प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट कॉन्टिजेनियस प्रॉब्लम। फोर्थ है सोशल रिफॉर्म, uprooting traditional institution and seeing the pattern of life। अब आ गए हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, जो है द टाइम बाउंड पैकेजेस ऑफ इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज इज नॉन एज। टाइम बाउंड यानी कि समय की बाध्यता। समय की बाध्यता किस प्रोजेक्ट में होती है, किस लिए यूज की जाती है? किसी प्रोजेक्ट के लिए। अगर हम कोई प्रोजेक्ट लेते हैं, मान लीजिए हम एक प्रोजेक्ट लेते हैं टारगेट इंटरवेंशन, जिसे हम टीआई के नाम से जानते हैं।
उस टीआई प्रोजेक्ट को जब हम किसी गवर्नमेंट से लेते हैं तो उसकी हमें टाइम बाउंडेशन दी जाती है कि आपको 2 साल में इस प्रोजेक्ट के ये गोल्स हैं। जैसे टीआईज में होता है कि आपको 1200 जो हमारा टारगेट है एफएसडब्ल्यू यानी कि फीमेल सेक्स वर्कर या आईड्यूज की एचआईवी टेस्टिंग करनी है, तो वो टाइम बाउंडेशन होती है कि 1 साल के अंदर हमें इन लोगों की टेस्टिंग करनी ही करनी होती है। अगर वो टाइम पे पूरा नहीं होता है तो नेक्स्ट ईयर इवेल्युएशन के दौरान वो प्रोजेक्ट किसी दूसरे को दे दिया जाता है, किसी दूसरी संस्था को दे दिया जाता है ताकि वो उस पर अच्छे से काम कर पाए, क्योंकि एक टाइम बाउंडेशन के अंदर यह संस्था जो उस पर अभी हाल ही में काम कर रही थी वो उसको कंप्लीट नहीं कर पाई है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, which article of Indian Constitution makes provision for maternity relief? हमारे संविधान के, हमारे भारत के संविधान के किस आर्टिकल में मैटरनिटी रिलीफ प्रोविजन की प्रावधान की बात की गई है? तो देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि आर्टिकल 42 इसका उत्तर है। राज्य काम की उचित और मानवीय स्थिति को मातृत्व राहत सुनिश्चित करने के लिए इस प्रावधान को बनाया गया था। इसके बाद हम बाकी तीनों को भी देखते हैं। आर्टिकल 47 पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य को सुधार करने का राज्य का कर्तव्य इस आर्टिकल में शामिल है। आर्टिकल 43 कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, हमारे फैक्ट्री या किसी भी संस्था में काम करने वाले जो भी कर्मचारी होते हैं एटलीस्ट उनको इतनी सैलरी देना कि वो अपनी जिंदगी आराम से निर्वाह कर पाए। आर्टिकल 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। जैसा कि आप जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, हमारे भारत के संविधान 25 भागों में और 12 अनुसूचियों में बटा हुआ है। हमारा क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटी अप्रोचेस वाज नॉट गिवन बाय द एमजी रोज? हमारे जो मेथड है कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन का, उसमें हम अप्रोचेस की बात करते हैं जिसके बेस पे हम कोई भी प्रोसेस अप्लाई करके किसी टास्क को पूरा करते हैं। तो एमजी रोज जो हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं उनके द्वारा कौन सा अप्रोच नहीं दिया गया है कम्युनिटी के लिए? तो उसका आंसर द सोशल प्लानिंग अप्रोच। इस अप्रोच को हम सोशल प्लानिंग के यानी कि सोशल एडमिनिस्ट्रेशन वाला जो हमारा मेथड है उसमें हम इसको पढ़ते हैं, ना कि कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में। और सोशल प्लानिंग अप्रोच जो है लार्विन और अशोक मेहता राइटर्स द्वारा या साइकोलॉजिस्ट द्वारा दिया गया है इस अवधारणा को। और सोशल प्लानिंग से हमारा मतलब यहाँ होता है, यह एक प्रोसेस होता है विभिन्न सामाजिक विषयों व सेवाओं के आवंटन, जो भी सोशल सर्विसेज होती हैं उनको एग्जीक्यूट करने के लिए, अच्छे से इम्प्लीमेंट करने के लिए, उनकी जो भी सर्विसेज होती हैं लोगों तक पहुंचाने के लिए, उनका विस्तार करने के लिए, अधिक सेवाओं जन और मात्र एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं प्रत्युत एकीकृत योजनाओं एवं नीतियों इत्यादि की प्रक्रिया है। जब हमें कोई भी सर्विस किसी कम्युनिटी तक पहुंचानी होती है तो उसके लिए हम सोशल प्लानिंग का यूज करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 फॉल्स अंडर द मेजर ऑफ। जो भी हमारी पर 1000 पर डेथ होती है हम उन्हें किस मेथड के द्वारा कैलकुलेट करते हैं? इसका आंसर है थर्ड, यानी कि रेशियो स्केल। जैसे कि हम लोग देखते ही हैं, हम बातचीत करते हैं कि 1000 लड़कों पर 940 लड़कियां। आप लोगों ने सर्वेज के
इवेल्युएशंस में देखा होगा, इसी तरीके से आपको लिखा हुआ मिलेगा कि 1000 लड़कों पे हरियाणा राज्य में 940 लड़कियां ही हैं। बाकी जब हम बात करते हैं मोर्बिडिटी रेट की, तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि मोर्बिडिटी किस अंक पर कैलकुलेट की जाती है, किस मेथड से कैलकुलेट की जाती है। जैसे हमने अभी बात की है मोर्टेलिटी रेट, जो कि बच्चों के लिए हम इन्हें स्पेशल यूज करते हैं, और ये 1000 रेट पर कैलकुलेट की जाती है। तो मोर्बिडिटी किसके लिए यूज की जाती है? 2022 में एक सर्वे के दौरान यह पता चला था कि अगर 1000 बच्चे जन्म लेते हैं तो 27,695 बच्चों की डेथ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हो जाती है, जो कि 2021 के मुकाबले 3.74% की गिरावट के साथ देखी गई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डेथ ऑफ चिल्ड्रन बिलो 1 ईयर ऑफ हिज लाइफ इज नोन एज। अगर किसी बच्चे की मृत्यु 1 साल से कम उम्र में हो जाती है, चाहे वह 8 महीने का हो या 9 महीने का, 2 महीने का, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, क्योंकि बच्चा अभी 1 साल से कम उम्र का है, और 1 साल से कम उम्र के बच्चों को हम साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग इन्फेंट बुलाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंसेप्ट ऑफ ग्रुप डायनेमिक्स इज एट्रीब्यूटेड टू। ग्रुप डायनेमिक अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? यह है कर्ट लेविन। कर्ट लेविन ने इस अवधारणा को प्रस्तुत किया था। ग्रुप डायनेमिक आखिर होता क्या है? ग्रुप डायनेमिक रेफर्स टू द एडजस्टिव चेंजेस दैट take places in the group structure as a result of changes in any part of it। बेसिकली हम देखते हैं, अगर हम कोई ग्रुप वर्क मेथड कहीं भी किसी कम्युनिटी में या फिर किसी एज ग्रुप के साथ अप्लाई करते हैं, मान लीजिए हमारा ग्रुप वर्क जो है हम 10 से 12 उम्र के बच्चों को लेकर कर रहे हैं कि उनमें एजुकेशन का लेवल बढ़ाने के लिए हम कुछ एक्टिविटीज प्लान करते हैं। विद ग्रुप वर्क प्रोसेस, सोशल ग्रुप वर्क प्रोसेस हम उसे करना शुरू कर देते हैं। हमने उसकी नीड आइडेंटिफाई की, प्रायोरिटाइज किया, हमने कुछ सब गोल्स बनाए, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। तो उसके बाद जब हम देखते हैं कि उन एक्टिविटीज का क्या रिजल्ट हो रहा है, उस रिजल्ट को ही हम एक तरीके से ग्रुप डायनामिक कह सकते हैं। कि पहले वो ग्रुप 3 महीने पहले जब हमने शुरू नहीं किया था, तब किस तरीके की उसमें भावनाएं थी ग्रुप को लेके, टीम वर्क को लेके, कोलैबोरेशन को लेके, कोऑर्डिनेशन को लेकर, जो भी हमारे ग्रुप वर्क के ऑब्जेक्टिव्स थे, उनको ध्यान में रखते हुए कि क्या थे वो पहले, और अब 3 महीने बाद जब हमने एक्टिविटीज करवानी शुरू की हैं, तो उसके बाद उनमें क्या चेंजेस हुए हैं। तो ग्रुप के उस चेंज को जो ऑब्जेक्टिव बेस्ड है, हमने ग्रुप डायनामिक नाम दिया है। चेंज इज ग्रुप डायनामिक। डायनामिक मतलब गतिशीलता। हम जब किसी चीज को करते हैं तो उसमें किस तरीके से गति हुई है, काम हुआ है, बदलाव हुआ है, उसे हम ग्रुप डायनामिक के रूप में देख सकते हैं। थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।